नमस्कार फरीदाबाद। आज हम पहुंचे हैं अजरोंदा गांव अजरोंदा में, फरीदाबाद अजरोंदा, जहां से आप ये प्रसारण देख रहे हैं। और मेरे सामने पैनल में 3 शख्सियत मौजूद हैं। संदीप बहादुरपुर से हैं। बहादुरपुर गांव है, अपने नाम के पीछे सरनेम के तौर पे अपने गांव का नाम यूज़ करते हैं। संदीप बहादुरपुर जाट एकता मंच के जिला अध्यक्ष हैं फरीदाबाद से। बीच में बैठे हैं नरवीर तेवतिया जी, राजा नाहर सिंह के वंशज हैं, निकनेम राजा जी भी कहते हैं इनको। और सहीराम रावत जी हैं, राजनीतिक दल है इनका, वोटर्स पार्टी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि कृषि कानूनों पे प्रधानमंत्री ने अपनी बात कह दी है, उसी के विषय में आज हम इन तीनों शख्सियत के जो मेरे सामने हैं, आप पैनल पे देख रहे हैं, इनके विचार जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं संदीप जी आपसे। आप क्या कहना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री ने कल अपना ये संबोधन किया है? देखिए विपिन जी, पहले तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतने लंबे टाइम से जो संघर्ष किया है किसान ने, उसका उन्होंने सम्मान किया है। मैंने खुद जब पूरे फरीदाबाद में सबसे पहले गिरफ्तारियां दी, पुलिस ने कई बार मुझे नज़रबंद किया गया, लेकिन हम अपने संघर्ष पर अड़े रहे। लेकिन आज बहुत लोग कहते हैं कि सरकार झुक गई, बहुत लोग कहते हैं कि किसी की जीत होगी। ना ही तो सरकार को झुकी मानते हैं और ना हम किसी की जीत मानते हैं। हम मानते हैं कि हमने किसी हक की लड़ाई लड़ी और वो हमें हक मिल गया, तो हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करेंगे। और जो उन्होंने इस अपनी जनता का जो सम्मान किया है, उसके लिए उनका बार बार धन्यवाद करेंगे। तेवतिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। मेरा मानना ये है कि जी ये जनतंत्र की जीत है। हम इस जनतंत्र में रहते हैं। उसके प्रधानमंत्री ने अगर संवेदनशीलता दिखाई है और हमारे किसान भाइयों के मुद्दे को संजीदगी से लिया है, तो इसमें जीत और हार का तो प्रश्न ही नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी जनतंत्र के अंदर किसी तरह की समस्या है, उसको आपस में बैठ के सुलझाया जाए, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। और जिस तरह की दरियादिली आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है, वो तारीफ़ काबिल है। जी रावत जी, आप क्या कहेंगे? जी नमस्कार। देखिए, मेरा मानना है ये लोकतंत्र है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों को तोहफा देना चाहा था, किसान उस तोहफा को चाहते नहीं थे, किसानों को तोहफा पसंद नहीं था, लेकिन उसकी आड़ में जो लगभग 700 लोगों की शहादत हुई है, और उसके बाद में आकर के प्रधानमंत्री जी ने आज ये निर्णय लिया कि हम इसे वापस लेते हैं। ये खुशी की बात भी है और दुख की बात भी है। अगर ये वापस ही लेना था, ये कानून गलत था, पहले से लोग कहते आ रहे, इस पर तमाम प्रकार की बहसें हुई हैं, टिप्पणियाँ भी आई हैं लोगों की, तो ये तो पहले ही मान लेना चाहिए था, इससे इतना नुकसान ना होता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये लोकतंत्र की जीत हुई है। जी, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप अपने विचार आपस में इकट्ठे भी रख सकते हैं। तो संदीप जी, मेरा सवाल आपसे, जहाँ तक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को मैंने भी पढ़ा है और कई जगह पे मेरी भी बात हुई है कई लोगों से, और प्रधानमंत्री के संबोधन को भी सुने, तो उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को नहीं समझा सके। तो क्या ऐसा है कि कुछ के दबाव में सरकार ने ये निर्णय वापस लिया, कुछ लोगों के? देखिए, दबाव में कभी भी सरकारें नहीं चलती, ये लोकतंत्र है। क्या देश का राजा क्या दबाव में फैसले ले सकता है? वो हमेशा जनता के हित में फैसले लेता है। आज उन्होंने जब कानून पास हुआ, लेकिन आज उन्हें लगा कि ये कानून वापसी लेने से ही जनता का हित है, तो उन्होंने जनता के हित में फैसला लिया गया। लेकिन जो कानून बनाया गया होगा, वो भी तो हित के बारे में सोच के बनाया गया होगा ना? नहीं, हित के बारे में तो सोचा होगा, लेकिन उन्हें आज नहीं लगता कई बार आदमी से गलत डिसीजन नहीं हो जाते? क्या वो डिसीजन वापसी नहीं होते? डिसीजन वही वापसी होते हैं जो गलत डिसीजन लिए जाते हैं। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि हो सकता है जो आप दबाव किसानों का कह रहे हैं कि उस दबाव में आके उन्होंने ये फैसला लिया है। ये कुछ की बात कर रहा हूँ मैं तो ये कहता हूँ कि हो सकता है पता नहीं किसी दबाव में आके उन्होंने ये कानून ही बनाया हो, और जिस तरीके से इस कानून को आनन फानन में पास किया गया संसद के अंदर, क्यों नहीं इसकी पहले तरीके से कमेटी बनाई गई, क्यों नहीं इस पर विचार विमर्श पूरी तरीके से किया गया?
क्यों नहीं पूरी तरीके से संसद में बहस हुई इसके ऊपर। अगर ये सब हो जाता तो शायद इतना ये बखेड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि उन्होंने अगर इसमें संवेदनशीलता इस तरीके से दिखाई है, उन्हें ये दिखा है कि नहीं भाई ये ऐसा जायज़ मुद्दा है जिसके बारे में सरकार को दोबारा सोचने की ज़रूरत है, तो हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार किस तरीके से करती है वो एक अलग मुद्दा है। फिर भी मेरा मानना ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ लोगों के दबाव में आकर नहीं की जा सकती। मेरा इशारा उन सेठ लोगों की तरफ भी है जिनके बारे में आम जनता में राय ये है कि उनके दबाव में कई बार ये सरकार काम करती है। उसका कहना मेरा ये है कि किसी भी तरीके से अगर वो जन कल्याण की योजनाएं होती तो उनको कोई नहीं रोक सकता था और सब खुले दिल से उनका स्वागत करते। लेकिन चूंकि एक पूरा का पूरा वर्ग जो हमारे देश के अंदर एक 60-70% जो कि हमारे यहाँ पर किसानी करता है, उसको अगर किसी तरीके से गलत फर्क पड़ रहा है तो मेरा मानना ये है कि इसका संज्ञान बहुत जल्दी ले लेना चाहिए था, तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। क्या मानते हैं आपकी कि प्रधानमंत्री ने ये जो डिसीज़न लिया है, सरकार ने जो डिसीज़न लिया है, ये कोई राजनीतिक इसके पहलू भी हैं? नहीं, इसके बहुत हो सकते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं 5 स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं क्योंकि ये वोटों की ज़रूरत पड़ेगी, सरकार हिल सकती है, ये भी लोगों का मानना है। लेकिन हम तो इस बात के अलग कहते हैं क्योंकि राज की तरह चलता है। उन्हें मालूम है कि क्या इस देश के लिए ठीक है क्या नहीं है। उन्होंने बहुत ठीक निर्णय लिया। कयास तो दुनिया भर के लगाए जा सकते हैं क्योंकि कोई भी एक मुद्दा लेंगे, इस देश में 134 करोड़ की जनता है, सबसे बड़ा जनतंत्र है इस पूरी दुनिया के अंदर। हर आदमी को बोलने की आज़ादी है। आप कोई भी एक मुद्दा रखेंगे, उसके कितने तरीके के व्यूज़ आते हैं ये तो आप समझ सकते हैं, लेकिन जो सही आम जन के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए सही होता है वही अमल में लाया जाता है। और जो जैसे कि मैं रावत जी आपसे ये जानना चाहूँगा, जो ये आंदोलन चला जी, और अभी भी किसान हटने वाले नहीं है, ऐसा उन्होंने बोल दिया है, क्या लगता है आपको कि इस एक कदम पीछे खींचने से काफ़ी पीछे हटना पड़ेगा? आज एक मांग की बात हुई है, कल को और मांगों की बात भी हो सकती है, होगी। ऐसा टिकैत जी ने खुद भी बोला है। देखिए, ये जो 3 कृषि बिल की हम बात कर रहे हैं, हकीकत में 36 के आंकड़े के गुत्थम गुत्था एक बिल है। ये जैसे एक पहेली होती है ना, उस प्रकार का बिल था। किसान अपनी ज़मीन और ज़मीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था और सरकार इस कानून को जो लाई वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हित की, वो पूंजीपतियों को बढ़ाने की सोच रख रही थी। इसलिए किसान एकजुट हुआ, उसे अपनी ज़मीन और ज़मीन दोनों बचानी थी। और आज भी जो किसान नहीं हट रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं हट रहे हैं कि ये बात पहले भी कही गई है कि भाई हम तो ये कानून मानने के लिए तैयार हैं, हम इस बात की ज़बान दे रहे हैं। लेकिन ज़बान देना और कानून पास करना दोनों में अंतर है। किसान जब भी ये करे तो आप इसे बिल पास कर दीजिए, जैसे आपने बिल इसका पास किया है, कानून लाए हो, इसको रद्द करने का बिल पास कीजिए। आज भी बात जो ये आई है, अभी प्रधानमंत्री जी ने केवल कहा है, अभी बिल वापस नहीं हुआ है। नहीं, ऐलान तो कर दिया ना उन्होंने, कह दिया। मतलब एक देश का प्रधानमंत्री अगर इतनी बात आके कह रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा, कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई बात तो होगी। बिल्कुल है बात, लेकिन किसान विश्वास इसलिए नहीं कर रहा है। देखिए, किसान 1 वर्ष से इस पीड़ा को झेल रहा है। अगर आज उठ गए तो फिर उठने के बाद में दोबारा बैठना बड़ा कठिन होता है। इसलिए किसान अभी शांति प्रिय वहीं इंतज़ार करेंगे कि जब तक प्रधानमंत्री जी इसे अमली जामा ना पहना दें संसद के अंदर, तब तक वो नहीं उठेंगे और उठना भी नहीं चाहिए। जी, पहले भी ऐसी कई चीज़ें रही हैं, जैसे सरकार कहती रही है कि जो MSP है उसके ऊपर कानून नहीं देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं तो आप मान लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको समझने की कि जो आप संसद में बिल पारित कर रहे हैं उसको तो आप ज़बरदस्ती मनवा रहे हैं, और जो चीज़ें नहीं होनी है उनको आप अपनी ज़बान से कह रहे हैं। आप कैसे भरोसा कर सकते हैं इस पर? अगर इतनी बात है तो MSP का भी बिल पास कर सकते हैं, क्या परेशानी है इसके अंदर? इतना बड़ा देश है, इसी चीज़ पर सबकी निगाह रखी हुई है, इतना खाद्यान्न होता है। सरकार के लिए तो ठीक है कि बहुत ही अहम कदम हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़िंदगी और मौत का प्रश्न किसान के लिए। तो देखना ये है कि कहीं पर भी किसी तरीके से कुछ ऐसा ना हो जाए जो कि बाद में फिर लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़े। इसलिए जिसको कहते हैं ना, एक सेफ्टी लेके चल रहे हैं और अभी भी बैठे इस इंतजार में हैं कि संसद के अंदर किसी भी तरीके से ये बिल रिपील हो जाए और उसके बाद जो होगा उसका फैसला कर लेंगे। जी बिल्कुल, आपने अपनी राय रखी। मैं एक बार संदीप जी आपके पास दोबारा वापस आता हूँ।
ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कानून थे इनसे छोटे किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला था, देखिए और आड़ती जो है कथित तौर पे वो इसके जो है विरोध में थे। आप इस आंदोलन से जुड़े हैं, आपने गिरफ्तारियां दी हैं, ग्राउंड पे आपने बहुत काम किया है और अंदर तक आप जानते होंगे कि किसका फ़ायदा है किसका नुकसान है। तो कई लोग जो ये कह रहे हैं कि हमें नुकसान है, चलो उनकी बात भी प्रधानमंत्री ने कुछ लोगों को कह के उनका वो कर दिया इशारा, लेकिन कई लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिनको इसका फ़ायदा मिला। कल को अगर वो सड़क पे आ जाते हैं कि जी नहीं इसे लागू करो, तब क्या होगा? देखिए, इससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं था। इनसे सबसे जो किसान जाके नेताओं से मिल रहे थे वो सिर्फ बीजेपी के लोग थे। वो जाके उनको ये बताते थे कि उनकी एक मुहिम चला रखी थी कि आप बताएं कि कानून अच्छे हैं। नहीं, इसमें तो चौधरी जी भी कह रहे थे कि उनका भी एक ऐसा बयान आया था कि राजनीतिक दल वो बनाना चाहते हैं। ऐसी महत्वाकांक्षा टिकैत जी की भी रही है, हालांकि चुनावों में उनकी जमानत जब्त हुई है, ये भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो कहीं ना कहीं पैदा होगी ना। लेकिन उन्होंने इस बिल को तो अच्छा नहीं बताया ना। राजनीति तो कोई भी कर सकता है, जो आदमी वोट देने का जिसको अधिकार है ना, उसको राजनीति करने का भी अधिकार है। हर आदमी राजनीति कर सकता है। और अगर मेरा सवाल वही आता है कि अगर विरोध करने वालों के प्रेशर में आके अगर इसको वापस लिया गया है, तो जिनको फ़ायदा था कल को वो भी रोड ब्लॉक करके बैठ जाएं, तब क्या होगा? नहीं, किसी को भी फ़ायदा नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो सरकार से लोग टच हैं उन लोगों को ज़रूर फ़ायदे के लिए वो बता रहे थे, लेकिन सभी को नुकसान है। देखिए, आड़ती जो होता है ये किसान का एक एटीएम होता है। किसान जो भी होता है उसके पास हर 6 महीने में पैसा आता है, और 6 महीने में बच्चों की स्कूलों की फीसें होती हैं, वर्दी होती हैं, बच्चों के शादियां होती हैं, ये सब कई बेसिक ज़रूरतें होती हैं। तो वो लोग आड़ती से ही तो कांटेक्ट करते हैं, उनसे ही तो पैसा लेते हैं। और यदि उसी को चैनल को बीच से ख़त्म कर देंगे, क्या जो बड़े बड़े साहूकार हैं क्या वो कर देंगे ऐसा काम? दे सकते हैं उनको पैसा? ये वो ही राज आ जाएगा। आपको ध्यान होगा कि पहले भी ये लोगों के बही खाते, लोगों की ज़मीनें गिरवी रखी हुई थी, और पूरा देश का किसान कर्ज में डूबा हुआ था। पूरे देश के किसान की एक एक ज़मीन बड़े बड़े साहूकारों के पास रखी हुई थी। तो ये बिल नहीं आया। मोदी जी ने जो निर्णय लिया है उसका हम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पे कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड स्तर पे खरीदारी हुई है, और सीधा जो पैसा है वो बिचौलियों के पास ना जाके जिनका पैसा है किसानों के अकाउंट में जा रहा है। तो ये एक अच्छी पहल नहीं मानते आप इसे? देखिए, ये तो कहने वाली बातें हैं। कहने के लिए देश आज़ाद है, कोई कुछ भी कह सकता है। आज आप किसी मंडी में जाके देख ले, आज बाजरे का क्या खरीद हो रही है। मैं आपको अपने फरीदाबाद में दिखा देता हूँ। आप मंडी में जाके देख लें कि क्या नाम है, हमारा चावल कहाँ खरीदा जा रहा है, धान कहाँ खरीदा जा रहा है। आप जाके देखें, 15-15, 20-20 दिन तक उनकी पेमेंट नहीं हो रही। तो कैसे काम करेगा जिम्मेदार, कैसे काम करेगा बताइए? जो वो फसल, जब हम धान बिकेगा उसकी पेमेंट आएगी तब हमारा आगे फसल उगती है। क्या खेत ऐसे ही बंजर पड़े रहेंगे जब तक? ये तो यदि जो डिजिटल है ना, जो मोदी जी डिजिटल कराना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे हम कोई चीज़ परचून की दुकान से खरीदते हैं, कहीं से कोई चीज़ परचेज करते हैं और हम पैसे देते हैं और तुरंत सामान लिया और पर्चे से कट गया, तो जैसे ही हमने आड़ती को मंडी में अपनी फसल डाली और तुरंत हमारे खाते में पैसा आ जाना चाहिए। कर दो डिजिटल, किसने मना किया है? कहा तो ये भी जा रहा ना कि 7 दिन के अंदर पैसे आए हैं। कई किसानों के जिनके पास पैसे आए हैं उनका तो मीडिया में रिकॉर्ड यानी बयान भी दर्ज है। देखो जी, कई नेताओं ने ये कहा था कि ये कानून वापसी हो ही नहीं सकते, आज तक हुआ नहीं है। जो मुख्यमंत्री लेवल के नेता हैं, तो आज हुआ ऐसा। तो लेकिन ये तो कहने से किसी को कोई जवान थोड़ी पकड़ सकते हैं। लोकतंत्र है, देश है, आज़ाद है, कुछ भी कह सकते हैं किसी को। जी, मैं एक बार दहिया साहब के पास, रावत जी के पास मैं दोबारा आता हूँ। आप क्या मानते हैं, आपका क्या विचार है? ये जो कानून वापस लेके गए हैं, ये एक गलत परिपाटी नहीं है कि कल को कोई भी बैठ जाएगा रोड पे? CA NRC के जब टाइम था तब भी यही हुआ, सड़क घेर के बैठ गए, आज भी यही हुआ। तो ये गलत शुरुआत नहीं मानते आप इसको? ये शुरुआत गलत आज से नहीं है। देखिए, इस बात पर अगर गहराई से जाएंगे, इस देश में ये योजनाएं लाई जाती हैं वो एक गरीबों के नाम से लाई जाती हैं, और गरीब का मतलब है कमज़ोर व्यक्ति। लेकिन हमेशा हुआ ये है कि लंगड़े का माल तगड़ा खाते आए हैं। ये जो छोटे किसान की बात हो रही है, मैं मानता हूँ छोटे किसान कुछ फ़ायदा की बात इन्होंने कही, लेकिन माल हमेशा बड़े आदमी खा जाते हैं।
ये जो कानून आया था, इस कानून में अगर सही मायने में इस पर डिबेट हो तो ये कानून वाकई ही देशद्रोही कानून था असलियत में तो, क्योंकि ये देश के किसानों की ज़मीन हड़पने का कानून था। भारत की संपत्ति पर नज़र, भारत की धरती पर नज़र विश्व भर की रही है। मैं आपकी बात को बीच में रोकना चाहूँगा। आपने बात की अभी की हड़पने का, जी ज़मीन हड़पने का। बिल्कुल देश में कई जगह कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। बिल्कुल होती है खास करके मैं गन्ने की बात करूं, जी। उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है सीधा मिलों से या फिर गुड़ व्यापारी से। उन्होंने फसल उगाई, मंडी तक लेके गए, जहां पे उनको रेट सही मिला, मिल में या कहीं भी, उन्होंने वहां पे सेल कर दिया। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है बीच में। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने, मिल वालों ने या फिर किसी ने भी उस गन्ना किसान की जो है ज़मीन पे कब्जा किया हो। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो चली रही है ना। जो आप कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो वो सहमति से जो अपनी चल रही थी ना जी, इसमें सरकार के कानून में ज़मीन आसमान का, उसमें कानून नहीं था। इसमें कानून है, आपकी ज़मीन को जो किराए पर ले, तो ये कानून बना के तो लीगल कर दिया ना कि अगर इसमें कुछ गलत होता है तो आपके पास कोर्ट का भी रास्ता है, सब तरह के कानूनी अधिकार आपको मिल जाते हैं। नहीं मिल जाते हैं, लेकिन जो हमसे कॉन्ट्रैक्ट पर फार्मिंग कराएगा वो व्यक्ति हमारी ज़मीन पर लोन भी ले सकता है, ये तो आपको मालूम होगा ना। और वो अपनी मनमर्जी की फसल पैदा करवाएगा। अगर वो फसल उसकी मर्जी की पैदा नहीं हो तो ना ले, मुकर जाए, फिर क्या करेंगे जी, अभी तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं, जबकि ये काम सदियों होता आ रहा है। देखिए ये तो वो पुलिस वाली बात होगी, हम थाने में जाते हैं, भाई कोई मर गया क्या, जब ये FIR लिखेंगे क्या जब मर जाएगा कोई। हमें अंदेशा हो रहा है कि ऐसा गलत हो सकता है, तो उस गलत को महसूस कर रहे हैं, आप ना करो उस काम को। सर, अंदेशे की बात करें तो अंदेशा यानी कि एक उसकी कोई बुनियाद नहीं होती। ये तो बुनियादी बात हो गई ना कि भाई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। हो चुका है। देखिए आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। मैं जैसे एक ओला उबर कैब की बात करूं, जब यहाँ आई तो इन्होंने बड़े बड़े इंसेंटिव दिए ड्राइवरों को, गाड़ी वालों को, और जो ग्राहक थे उनको भी बेनिफिट्स दिए कि आपको इतनी राइड पे इतनी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वही सबको आदी बना करके और लोगों से चोरियां करवाई। लोगों ने घर बैठ करके ऐप पे ड्यूटियाँ डाल करके पैसे कमाए और बाद में एकदम से ऐसी शक्ति कर दी, सबको ईमानदार बना दिया अपने मनमर्जी से। आज उनसे उल्टा लिया जा रहा है। तो पहले आदमी को आदमी बनाओ। ये तो विदेशी पॉलिसी है कि पहले अरबों खरबों रुपए लोगों के ऊपर खर्च करो और बाद में उन्हीं लोगों से फिर कमाओ। जी, तेवतिया जी, आपका क्या कहना है? देखिए मुद्दे बहुत बड़े हैं। ये मंच मेरे हिसाब से तो बहुत ही छोटा है, जी जी, कोई समय दे पाएगा इसके लिए। लेकिन फिर भी ये कहूँगा, अभी आपने जैसे गन्ने की बात की थी, आपको मालूम है पिछले 2 साल से गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है। आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी। मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करूँ। आप कह रहे थे ना मिलों की बात है कि मिलों में कॉन्ट्रैक्ट करके गन्ना दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं उसकी पेमेंट जिस दिन उसकी कांटा लग जाता है उनके पैसे क्यों नहीं पहुंचते उनके खाते में? क्यों 1-2 साल तक पेंडिंग रहता है? दूसरी बात, जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, आप अगर उनकी मन मुताबिक फसल नहीं उगा पाते, क्योंकि ये कुदरत के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी खेती, किसी वजह से पूरी नहीं हो पाती है, तो वो जो सेठ सरमाएदार या जो भी कंपनी है वो आपसे कैसे वसूल करेगी उस पैसे को? मुझे आप ही बताएं क्या तरीका है। अगर मैं उनके पूरी फसल नहीं दे पाता हूँ तो मेरे से कैसे वसूल करेंगे? आपसे प्रश्न कर रहा हूँ मैं। सर देखिए, प्रश्न तो सरकार से बनता है, मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ। 2 ही तरीके हैं, मैं बता ही देता हूँ, जवाब भी मैं दे देता हूँ। जी बताएं आप। ज़मीन ली जाएगी या उनका घर बार लिया जाएगा, और किसान के पास तो और कुछ है नहीं। अगर इतने पैसे होते तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करे? वो तो खुद ही कर लेता सारी चीज़ें। फिर नंबर 2, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा लाइसेंस सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है? यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारे यहाँ मिलें चलती हैं, क्यों नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर ये गोदाम यहाँ बनाए जाएं, जिससे हर आदमी जो उसके अंदर अनाज देता है उसका भी उसके अंदर शेयर हो? आप खुद इस बात को ज़रा समझ के देखें कि अगर हर आदमी का उसके अंदर शेयर होएगा तो हर आदमी उसमें सामान देगा। बात तो वहीं आती है ना कि इन बिलों में भी तो यही कहा जा रहा था कि कानूनी अमली जामा पहनाया जा रहा है। और MSP की बात रही, इन कानूनों की बात तो महेंद्र सिंह टिकैत भी करते थे, राकेश टिकैत ने भी समर्थन किया था। लेकिन कुछ राजनीतिक वजह जिसे कहते हैं कथित तौर पे ऐसी निकल के आई हैं कि जिनकी वजह से ये इनके विरोध में आ गए। नहीं, उसकी वजह मांग तो चल रही थी ना। उसकी वजह ये है कि ये कुछ लोगों के लिए कानून बन गया। अगर ये आम जनता के लिए बनता तो शायद किसी को परेशानी नहीं होती। दूसरी बात, एक कानून इसके अंदर ये है कि अगर आपको किसी तरह की भी कन्फ्रंटेशन होती है आपकी कंपनी से, आपको जो हक दिया गया है वो एरिया के SDM या उसके बाद DC के पास, आपके सिविल राइट्स ही ख़त्म कर दिए इसके अंदर। आपको अदालत में जाने का हक क्यों नहीं दिया गया?
मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं जा सकता हूँ, तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? ये इस तरह की खामियां थी जिनके ऊपर पूरी तरीके से संसद में बहस होती, कमेटी बनती, उसको पूरी तरीके से एक अच्छा अगर कानून बना के लाते, किसान के हक का बना के लाते, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ होता। अब चूंकि इतनी दिक्कत आई है, इसलिए मजबूरी में किसान को बैठना पड़ा। और हम तो फिर भी इस बात का धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री का कि उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई, गंभीरता दिखाई और इस मुद्दे पे अपना रिपील कर लिए। इसके लिए उन्होंने कह दिया। अब इंतज़ार ये है कि जब भी ये सत्र शुरू होएगा उसको रिपील करते हैं, उसके बाद जो होएगा जैसे जिस तरीके से फिर बात करेंगे। बिल्कुल। मैं संदीप जी आपके पास आता हूँ और समय बहुत कम है। आप चूँकि बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से ताल्लुक़ रखते हैं, इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, क्या लगता है कि किसान अभी उठेंगे या बैठेंगे? कब तक ये चलेगा? देखिए, किसान तब तक तो वेट करेगा जैसे कानून बनाए गए थे ऐसे ही कानून रद्द होंगे। जैसे ही कानून रद्द होंगे, जो किसानों की मांगे हैं, और हमें मोदी जी को हमें लग रहा है कि मोदी जी इसमें अब बड़प्पन दिखाएंगे और मोदी जी एक महान आदमी है और किसानों की बातें मानेंगे। तो मतलब पटल पे, सदन के पटल पे अगर ये रद्द होता है पार्लियामेंट में, तब किसान सड़कें खाली कर देंगे, हाईवे खाली कर देंगे, ऐसा आप कह रहे हैं? जो किसानों की जो बातें हैं वो मान ली जाएंगी, तो फिर किसान क्यों बैठेगा? क्योंकि अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने भी देखा होगा, सामने आती हैं ये बातें कि अब कुछ नए एजेंडे निकल के आ रहे हैं कि अब हमें एमएसपी पे भी गारंटी चाहिए, अब हमें जैसे कहते हैं कि बीजों पे भी कुछ उनकी मांगे आ गई हैं। तो ये तो एक कदम पीछे हटाना, मतलब एक फिर धक्का देने वाली बात होगी। मैंने वही बात शुरू में भी कही थी कि अब तो कुछ और मांगे भी निकल के आएंगी। तो क्या लगता है सोल्यूशन क्या है? वो हटने के मूड में तो नहीं लग रहे? एमएसपी पे गारंटी और तीनों कानून जो वापस की बात थी, और जिस दिन ये जिस तरीके से ये बनाए गए थे उसी तरीके से वापसी लिए जाएंगे। उसके बाद ये सड़कें खाली हो जाएंगी। और देखो, किसान इतना फालतू नहीं है कि वो एक साल तक रोड पे बैठे रहेगा। किसी के पास टाइम नहीं है। कुछ लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं, ये किसान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कोई अपने घर को छोड़ के 10 दिन नहीं बैठ सकता, ठीक है? बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये तो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है लोगों ने। सर, आज़ादी की लड़ाई को इससे मत कंपेयर कीजिए, क्योंकि आपने भी देखा कि कैसे कैसे वहाँ पे मैं आपकी बात रोकना चाहता हूँ, अब मेरी बात सुनिए। मैं इसलिए आपको रोक रहा हूँ। आपने देश की आज़ादी की बात की कि इसको आज़ादी की लड़ाई से आपने एक तरह से कंपेयर किया है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कैसे कुछ युवतियों के साथ दुष्कर्म हुए हैं। उसके बाद कईयों को पानी, जिसे कहते हैं गर्म पानी, डाल के जलाया गया है। ऐसे भी कुछ रिपोर्ट सामने आई थी। इसके अलावा अभी आपने देखा सिंगू बॉर्डर पे एक आदमी के हाथ पैर काट के मार दिया गया। ये अराजकता नहीं थी? आप इसको आज़ादी की लड़ाई से कैसे जोड़ सकते हैं? एक बात बताइए, क्या जिसने भी जो भी गलत काम किया, क्या किसान ने उन्होंने उसका पक्ष लिया? भाई, जो गलत करेगा वो तो बॉर्डर पे हुआ है, ये काम तो बाहर भी हो सकता था। क्या किसानों ने किसी का पक्ष लिया? किसानों ने कहा है जो गलत करेगा वो भुगतेगा। मैं आपको आज़ादी की इस बात कह रहा हूँ, ये जो कृषि कानून की जो आज़ादी है ना, ये वो लड़ाई है जो किसानों ने लड़ी है, और वो किसानों ने वो आज़ादी की लड़ाई जीती है। चलिए, समय की कमी है तो अब मैं आप तीनों के एक जॉइंट बैट लेना चाहूँगा। आप अपने प्रोग्राम का, क्योंकि ये लास्ट है, तो आप इसमें अपने अपने विचार एक एक करके प्रकट करें। हमारा तो मानना ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत ही सराहनीय है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो किसानों के हित के लिए कानून बनाएंगे। कानून और नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि एक तरीके से जो आम जनता की परेशानी को हल करें, उनकी परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं बनाए जाते। और अगर वो इस तरीके के, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना यूज़र फ्रेंडली, इस तरीके के कानून बनाएंगे तो हम बिल्कुल उनका स्वागत करेंगे और हर तरीके से उनके साथ लगेंगे। जी देखिए विपिन जी बोलिए। तो अब जो कानून मंत्री मोदी जी ने जो ये कानून वापसी लिए हैं, हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि हम उनका स्वागत करते हैं। और घर बैठ के कोई कुछ भी कह सकता है। हमने रोड पे संघर्ष किया है, हमें पता है कितनी संघर्ष की लड़ाई लड़ी जाती है। कई दिन भूखे प्यासे रह के भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो वो हमें पता है कि कितनी संघर्ष से ये चीज़ें मिलती हैं। तो हम इनका मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। लेकिन आगे भी जो लोग ऑफिसों में बैठकर, जिसको यही नहीं पता फसल कैसे उगती है, उनको कमेटी में शामिल करके कानून ना बनाए जाए। कृषि कानून जो भी बने, उसमें जो किसान खेती करता है उस किसान को जरूर शामिल कराया जाए, तब ये कानून पास करेगा। देखिए विपिन जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा। जी बोलिए। शक क्यों हो रहा है? शक इसलिए हो रहा है, किसान इसलिए नहीं उठ रहा। अभी आपके सामने ईडी और सीबीआई
का दायरा बढ़ाया गया है, समय सीमा बढ़ाई गई है। अभी 29 तारीख से संसद का सत्र चलेगा, लेकिन उससे पहले कानून कहाँ से आया? अगर ये कानून उनके लिए आ सकता है रातों रात, तो ये कानून रातों रात रद्द होकर के भी तो आ सकता था। तो संदेह की जगह बनी हुई है, इसलिए लोग संदेह कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार अभी भी चेत जाए, जाग जाए। ये जो मेरे भाई साहब ने कहा, ये वाकई आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी लोगों ने। लोग किसान समझ रहे थे, किसान नहीं, ये देश की आज़ादी की लड़ाई थी। क्योंकि ज़मीन तो मेरे पास भी है ना, ज़मीन आपके पास भी है, चाहे घर के रूप में हो, जो दुकान के रूप में हो। आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो देश में लॉकडाउन के अंदर 73% FDI का जो कानून आया, वो FDI का कानून बहुत बड़ा खतरनाक है। जो ज़मीनें जाएंगी उसमें जो उद्योग धंधे लगेंगे, मैं मानता हूँ इस देश का विकास होगा, लेकिन जो ज़मीन चली जाएगी, उसका जो मालिक हो जाएगा, देश पे कब्जा उसका हो जाएगा। इसलिए देश को बचाने की लड़ाई शुरू से लोग लड़ते आए हैं, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। ये देश, भारत देश स्वतंत्र देश है, इस पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे, क्योंकि पूरे विश्व की नज़र इस पर इसलिए है, ये सोने की चिड़िया है। यहाँ 6 ऋतुएँ होती हैं और यहाँ दुनिया भर की फसलें होती हैं, बीज हर प्रकार के यहाँ खनिज खाद्यान्न हैं, यहाँ सभी प्रकार की धातुएं पैदा होती हैं। इसलिए विश्व के अंदर सबसे मजबूत अगर कोई देश है वो भारत है, इसलिए दुनिया की नज़र भारत पे। जी बिल्कुल। और मैं आप तीनों का धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने विज़न ऑफ हरियाणा पे अपना कीमती समय दिया।